नमस्कार, मैं हूं नगमा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी ताकत तौल रही है। ये टक्कर अभी तो बराबरी की दिख रही है। एमसीडी की स्थायी समिति में 18 सदस्य होते हैं। इनमें से 6 सदस्य सदन द्वारा पहले ही चुने गए थे। इनमें 3 सदस्य आप के हैं, 2 बीजेपी के और 1 इस्तीफे की वजह से खाली सीट है। आज कुल 12 सदस्यों के चुनाव हुए जो 12 अलग अलग जोन में हुए। इनमें बीजेपी ने 7 जोन जीते हैं और आम आदमी पार्टी ने 5, यानी कि कुल 18 सीटों में फिलहाल 9 सीटें बीजेपी के पास हैं और 8 आपके पास हैं। लेकिन जिस खाली सीट पर चुनाव होना है उसे आम आदमी पार्टी अपने बहुमत के चलते जीत की दावेदार है। यानी स्थायी समिति में दोनों के बीच अब टाई की नौबत है और फैसला लॉटरी से होगा। लेकिन इस चुनाव का एक और दिलचस्प पहलू है। आमतौर पर जोन के जो चुनाव होते हैं उनमें पार्षदों को पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। पीठासीन अधिकारी तय करने का काम मेयर का होता है, लेकिन इस बार मेयर शैली ओबरॉय इस बात से नाराज थी कि पार्षदों को चुनाव के लिए बहुत कम समय दिया गया है। उन्होंने पीठासीन अधिकारी तय नहीं किए, तो एलजी ने इन जोन्स के उपायुक्तों को पीठासीन अधिकारी बना दिया। यानी जो अधिकार लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए प्रतिनिधियों का था वो एक झटके में ही अफसरों के हवाले हो गया। तो सवाल है कि एलजी को ये अधिकार कहाँ से मिला। ये अधिकार उन्हें गृह मंत्रालय की ताज़ा अधिसूचना से मिला है। इस अधिसूचना में उपराज्यपाल को व्यापक अधिकार दे दिए गए हैं। वो विभिन्न बोर्ड, प्राधिकरणों, आयोगों का गठन कर सकते हैं। यानी वही दिल्ली महिला आयोग या दिल्ली विद्युत नियमन आयोग के सदस्यों को चुन सकते हैं। यानी नियुक्तियों का सारा अधिकार अब उपराज्यपाल के हाथ में चला गया है। पहले इन संवैधानिक निकायों में राज्य सरकार की भूमिका काफ़ी अहम होती थी। तो इस मुद्दे पर फिर आप और बीजेपी आमने सामने हैं। आपका इल्ज़ाम है कि एलजी बस सत्ता लेते हैं, लोगों का काम नहीं करते, जबकि बीजेपी इसे बिल्कुल ही कानूनी फैसला बता रही है। जहाँ तक एलजी को पावर है, ये जो पावर दी गई है एलजी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, वो नियम बड़े स्पष्ट हैं। उस नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दे सकती है और केंद्र सरकार ने उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी है। हमने देखा है कि स्टैंडिंग कमेटी अब जाकर के बनी, 20 महीने में कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, पब्लिक परेशान हो रही है। तो ऐसे में जब स्टेट गवर्नमेंट इररिस्पॉन्सिबल हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं किसी को तो आगे आना होगा। और इस नाते से केंद्र सरकार ने जो पावर दी है, हम उसको बिल्कुल जायज़ मानते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जब अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का सवाल आता है तो एलजी साहब काम नहीं कर रहे हैं। हज़ारों डॉक्टरों की भर्तियां करनी है, एलजी साहब उसके ऊपर बैठे हैं। पोस्ट क्रिएट करनी है अस्पतालों में, उसके ऊपर एलजी साहब बैठे हुए हैं। हज़ारों बस मार्शल बेचारे बेरोजगार हो गए, उसको एलजी साहब रोक के बैठे हैं। और जहां पे शक्तियां अर्जित करने की बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियां ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? ताकि शक्तियों का दुरुपयोग कर सकें। तो क्या एलजी साहब शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो उनका काम है वो नहीं कर रहे? दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच का ये टकराव पुराना है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि दिल्ली का बॉस कौन है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार का होना चाहिए। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ज़मीन का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बदल डाला था। जबकि दिल्ली में अरसे से राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद चलते रहे हैं। जनवरी 2023 में फिनलैंड में ट्रेनिंग पर सरकारी स्कूल के टीचरों को भेजने पर तनातनी हुई, जिसके बाद
केजरीवाल ने मंत्रियों के साथ राजभवन मार्च किया था, जबकि मार्च 2023 में केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल बिजली सब्सिडी खत्म करने की कोशिश में है। केजरीवाल सरकार के मंत्री बार बार कहते रहे हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, यही नहीं अहम परियोजनाओं के लिए पैसे भी रोके रखते हैं। टकराव का ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा है। एलजी के प्रधान सचिव ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अदालतों को गुमराह कर रही है। ये आरोप भी लगाया कि वो उपराज्यपाल कार्यालय को बदनाम कर रही है। दिल्ली सरकार ने एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली में तिरंगा फहराने पर आतिशी के नाम को एलजी ने मंजूरी नहीं दी। एलजी ने मंत्री कैलाश गहलोत के नाम को मंजूरी दी। जेल से सरकार के मुद्दे पर भी टकराव हुआ। तो ये स्थिति है और हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में चुनी हुई सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव बढ़ रहा है। राज्यपालों पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं और इसी में नए सिरे से सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली का बॉस कौन है और क्या चुनी हुई सरकारों पर एलजी को तरजीह देना ठीक है। सबसे पहले चलते हैं अपने सहयोगी शरद शर्मा के पास, जो लगातार आम आदमी पार्टी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब लगातार ये टकराव शरद बढ़ता रहा है और ये सवाल भी कि दिल्ली में बॉस कौन है, और ये भी सवाल कि क्या चुनी हुई सरकार पर एलजी को तरजीह देना ठीक है, क्योंकि लगातार एलजी के दफ्तर पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो काम नहीं करने दे रहे दिल्ली की चुनी हुई सरकार को। जो चुनी हुई सरकार है, जो जनता की प्रतिनिधि है, उसके काम में किस तरह के अड़ंगे लगते रहे हैं। और गृह मंत्रालय के जो ये ताज़ा ऑर्डर है जिससे कि एलजी को काफ़ी पावर्स मिलता है, उससे चुनी हुई सरकार किस तरह से उसकी जो पावर्स हैं वो एक तरह से और घट जाते हैं। नगमा, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात है कानूनी बात, दूसरी बात है व्यवहारिक बात। कानूनी बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि दिल्ली का बॉस कौन है, तो कानून ये कहता है एलजी इज द गवर्नमेंट। दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल ही सरकार हैं और नए कानून के मुताबिक उनको पूरी ताकत दी हुई है, अथाह पावर उनके पास में है। वो किसी भी मामले के अंदर अगर चाहें हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा अधिकारी और ट्रांसफर पोस्टिंग सब कुछ उनको दिया हुआ है। लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि हम लोकतंत्र में ये मानते हैं कि जो चुनी हुई सरकार होती है, विल ऑफ द पीपल, यानी कि जो जनादेश होता है, जनता की जो चाहत होती है, उसको ही हम सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए दिल्ली में अगर कुछ होता है तो सवाल जो है वो चुनी हुई सरकार से पूछा जाता है, उपराज्यपाल से नहीं। तो ये जो दो टकराव हो रहे हैं कानूनी बात का, और कानून अपनी जगह है कि भाई एलजी ही सुप्रीम है और वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि दिल्ली के लोगों ने एक पार्टी को चुना है जिसकी दिल्ली में सरकार है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है, खासतौर से अधिकारी नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर अधिकारी आपके अंडर में नहीं है तो फिर आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास अधिकारी कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप रिक्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं कि आप ये काम कर दीजिए। आप उस पर दबाव डालकर या अपने हिसाब से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। ये जो नया नोटिफिकेशन है वो ये कह रहा है नगमा कि दिल्ली के अंदर जो अलग अलग कमीशन हैं, बोर्ड हैं, कमेटी हैं, इसमें नियुक्ति करने का और पैनल गठित करने का भी अधिकार उपराज्यपाल को इसके जरिए दे दिया गया है। अब ये सोच के देखिए कि सरकार अपने आप में कुछ ये सरकार नहीं होती है कि एक अरविंद केजरीवाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए और बाकी मंत्री हो गए। सरकार अपने आप में पूरा सिस्टम होता है जो अलग अलग कमीशन, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग कमेटी से मिलकर बनता है। तो ये अगर ये नोटिफिकेशन आया, ये कानूनी रूप से गलत नहीं है क्योंकि कानून के तहत अधिकार मिला है। लेकिन अगर सारे ही अधिकार जो हैं उपराज्यपाल के पास हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि चुनी हुई सरकार के पास अधिकार हैं क्या, और फिर सरकार है भी क्यों। अगर सब कुछ ही एलजी के जरिए होना है और एलजी ने ही निर्देश देना है, उनके निर्देश पर ही अधिकारियों ने काम करना है, तो फिर सरकार होने का मतलब क्या रह जाएगा। मामला कोर्ट के अंदर है ये भी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अभी गठित नहीं हुई है। संभव है जब आगे इस पर सुनवाई हो तब इसका कोई रास्ता निकल के आए, लेकिन फिलहाल के लिए ये अलग अलग चैप्टर आते रहते हैं। आज एक चैप्टर आया है, कुछ दिन बाद संभव है कि अलग चैप्टर आए, लेकिन ये कहानी जो है पिछले 2015 से जो शुरू हुई है 2024 में भी ये चली जा रही है, और जब तक इसका फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में तब तक ये खत्म नहीं होगी। और फैसला कई बार हो भी चुका है, लेकिन ये कहानी चली जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है।
जी, आपने सही कहा कि एक बार फैसला हो भी चुका सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने कानून बनाया। अब शरद, धन्यवाद आपका। आपने जो सवाल उठाया है कि ये आखिर ख़त्म कब होगा टकराव, ये 2015 से जारी है, ये कहानी ख़त्म नहीं हो रही। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल और वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र। उमेश सहगल साहब, जिस तरह के पावर्स अब एलजी को मिले हैं नए नोटिफिकेशन के ज़रिए भी, तो एलजी अगर ज़्यादातर मामलों में तमाम तरह की नियुक्तियों में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये इसे कितना जायज़ कहा जा सकता है? क्योंकि फिर चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है? क्या उसकी पावर को आपने बहुत हद तक अंडरमाइन नहीं कर दिया इससे? जो ये नई नोटिफिकेशन आई है, इसमें कोई इलेक्टेड सरकार की पावर्स नहीं दी गई हैं। जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी उन्होंने एलजी को दे दी हैं। वो टाइम वेस्ट होता था, रेफरेंस हुई, होम मिनिस्ट्री में गया, वहाँ एग्जामिन हुआ, फिर कैबिनेट में जाए या मिनिस्टर को जाए, तो वो टाइम अब बच गया। तो इससे जो अब जो नोटिफिकेशन है, इसको शायद प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा। प्रेसिडेंट की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है, दैट्स ऑल। उसके और एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया गया। हाँ। जहाँ तक पुराना चल रहा है, ठीक है, ये सर्विसेज उन्होंने कहा है कि हाँ लेजिस्लेटिव पावर में है, मगर यही सुप्रीम कोर्ट ने साथ में भी कहा था कि उस पर कंट्रोल किया जा सकता है बाई पासिंग एन एक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया, वो भी चैलेंज हुआ है, अभी उस पर स्टे नहीं हुआ। उस एक्ट के तहत एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के चेयरमैन चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो कंसल्ट नहीं किए जाते हैं, जिसमें सारी ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, जितने मामले हैं पर्सनल सर्विसेज के, वहीं देखे जाएंगे। एलजी के उसके पास चेयरमैन ये ही तो पावर है ना कि वो ओवररूल कर सकते हैं इसको। अगर नहीं फंक्शन कर रहे हैं तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को या एक्ट को या कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लेम नहीं किया जा सकता। वो तो फिर एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि कोई डिसीजन दी ही नहीं जा रही। एलजी अपने आप नहीं कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो हुआ क्या है कि दर्जनों ऑफिसर्स दिल्ली में आए हुए हैं, बैठे हैं, पोस्टिंग नहीं मिल रही, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, सिर्फ डुअल चार्जेस दिए जा रहे हैं, टेम्प्रेरी पोस्टिंग की जा रही हैं। तो जब ये जो तक चीफ टकराव मिनिस्टर ये जो टकराव है, यही सवाल है इससे, ये जो टकराव है उससे सवाल यही है कि दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली की ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। क्योंकि जब भी कहीं कुछ सरकार और एलजी के साथ मिलकर काम करने का होता है, वहाँ पर एक टकराव की स्थिति खड़ी होती है। अब चाहे यहाँ पे आप दिल्ली महिला आयोग या दूसरे तमाम तरह के आयोगों के सदस्यों के चुनाव की बात करें, तमाम नियुक्तियों का सारा अधिकार अब उपराज्यपाल के हाथ में है। पहले इन संवैधानिक निकायों में राज्य सरकार की भूमिका अहम होती थी। तो इसमें भी आमने सामने है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी जो हैं वो लोगों का काम नहीं कर रहे, बस वो सत्ता लेते हैं। तो ये टकराव जो है ये कई मामलों में सामने आ रहा है। ऐसे में यही सवाल है, कौन दिल्ली का बॉस है और दिल्ली कैसे सफ़र कर रही है इसमें? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुई तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद इलेक्शन हुई, उससे पहले भी इलेक्शंस होती थी तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में भी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर वगैरह सब इलेक्टेड थे, सेम इलेक्टरल था दिल्ली वाला जो उनको इलेक्ट करता था। तब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिजाइड करते थे, कैबिनेट मीटिंग भी नहीं थी, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसके प्रिजाइड ही लेफ्टिनेंट गवर्नर करते होते थे। अब कम से कम यह है कैबिनेट बन गया, चीफ मिनिस्टर प्रिजाइड करते हैं। तो इलेक्टेड बॉडी के होने का ये मतलब नहीं है कि उनके पास सारी पावर्स आ जाती हैं। कल कोई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसको भी आप डिसोबे कर सकते हैं, जी हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो सबको ओबे करनी है ना। अगर लॉ में यहाँ लिखा पर जो हुआ है टकराव है एलजी और गवर्नमेंट का, उसको आप कैसे देख रहे हैं उमेश सहगल साहब? ये टकराव जो है ये बेवजह है, बेजा टकराव है, और इससे क्या दिल्ली को नुकसान हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार एक तरह से कन्फ्रंटेशन में है एलजी के साथ। देखिए, दिल्ली के नुकसान का तो ऑब्वियस है, आपको नज़र आ रहा है कि दिल्ली में क्या नुकसान हो रहा है। अब पॉइंट ये है कि आप एक सरकार आई, उसके पहले भी 3 दफ़ा एक कांग्रेस की सरकार थी, एक दफ़ा शायद बीजेपी की सरकार थी। तब तो ऐसे कभी ड्रामा नहीं हुआ, ऐसी बातें सुनाई नहीं दी। यही एक्ट था, यही गवर्नमेंट थी, यही कॉन्स्टिट्यूशन थी।
सडनली अब ये क्यों ये चीज़ें शुरू हो गई हैं? तो इसके लिए मैं तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकली लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं। मगर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ ऑफ द कंट्री है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट से ऊपर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के तहत नहीं है वो कि आप क्योंकि मिनिस्टर बन गए तो आप कोई भी हुक्म दे दीजिए। आपने कुछ भी हुक्म दे दिया, उनको ओबे करना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी की अपना रोल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी उनकी ट्रेनिंग है। 30 साल लोगों ने सर्विस की है, सबसे इंडिया के सबसे डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन से पास हुए हैं, उनकी काबिलियत है, कॉम्पिटेंस है, इसीलिए इन पोस्टों पर उनको बिठाया गया है। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ को अपहोल्ड करें, उनकी कॉन्स्टिट्यूट करें, और जो कोर्ट्स की सुप्रीमेसी है वो मेंटेन रहे। जी, तो ये तीन चीज़ों के तहत तो एक काम होगा। अब मिनिस्टर्स जो हैं, अब कुछ भी ऑर्डर्स देते रहें, जाके ड्रेन्स इंस्पेक्ट कर दो, फलां कर दो, ढींग कर दो, अब तो अब ये करेगा सवाल कैसे उठता है अफसर कि उसको? उसके अपने बहुत सारे काम हैं, बहुत जी सारी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अब ये सवाल दिल्ली में उठता है जाके कि फिर drains चुनी count हुई करेगा सरकार जाके जो कि है, drains- आपने सही कहा कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी अपनी काबिलियत है, वो चुन कर आए हैं और इन पोस्ट पर हैं, और उनको चुनी हुई सरकार के अधीन नहीं किया जा सकता दिल्ली में। वो जो चुनी हुई सरकार है, फिर उसकी वैलिडिटी जो है वो कितनी रह जाती है। मैं आपके पास वापस आऊँगी पॉलिटिकल सवाल के साथ नहीं, ब्यूरोक्रेटिक और प्रशासनिक सवाल के साथ, कि इससे दिल्ली में किस तरह से आपको तजुर्बा रहा है, किस तरह से प्रशासन के कामकाज में मुश्किल आती है। पर मनोज जी, पहले आपके पास आऊँ, आप कितने सहमत हैं उमेश सहगल जी की बातों से कि पहले इस तरह के टकराव नहीं थे, इसी सरकार में एलजी और गवर्नमेंट में लगातार टकराव है। कोर्ट ने ये फैसला भी कर दिया था 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने, कि अधिकारियों की तैनाती है, तबादले का अधिकार ये सब दिल्ली सरकार का होना चाहिए, चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इसको फिर कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला केंद्र ने बदला, और दिल्ली में लगातार राज्य सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद चलते रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली का बॉस कौन, ये सवाल अभी भी एक तरह से अटका हुआ है, टंगा हुआ है, इसका कोई हल नहीं दिख रहा। नगमा जी, मैं उमेश सहगल जी से इसलिए इस मायने में तो सहमत हूं कि वो नियमों की व्याख्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से दिल्ली में बहुशासन प्रणाली है, इसलिए यहाँ एक केंद्र सरकार का व्यक्ति राष्ट्रपति के नाम पर सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए शुरू से था, और अभी भी है, और होना भी चाहिए। लेकिन जो चुनी हुई सरकार है, जो संविधान में जब 339 ए बना, 1991 में संशोधन करके 92 में और 93 में पहला चुनाव हुआ, तो जो चुनी हुई सरकार को, जैसा शुरू में आपने परिचय में कहा कि 1, 2 और 18, जिसको लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और एलजी हाउस के मामले, इसके अलावे बाकी मामलों में केवल एलजी एड एंड एडवाइस वाला स्थिति रहना चाहिए था। लेकिन वो है नहीं, एलजी बॉस है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इसी व्यवस्था में, चाहे जिस कारणों से हुआ है, जब 1993 में पहली सरकार बनी, हम लोगों का सौभाग्य या दुर्भाग्य रहा कि शुरू से देखते रहे, तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर दवे साहब ने मदन लाल खुराना को ट्रांसफर पोस्टिंग तो छोड़ ही दें, अधिकारियों का एसीआर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है, सालाना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो लिखने का अधिकार दे दिया था, जो पूरी तरह से एलजी का है अधिकार और केंद्र सरकार का है। ये निश्चित रूप से हालात क्यों बिगड़े, कैसे बिगड़े, ये इस पे लंबी बहस है, और उससे जो नुकसान दिल्ली को आज हो रहा है वो अकल्पनीय है। क्योंकि हम लोग दिल्ली में 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, जी तो जो दिल्ली बेहतर होने के बजाय, एक शीला दीक्षित का दौर आया और टकराव के बदले उन्होंने सहयोग किया, उसके परिणाम हुआ कि बहुत सारी चीजें दिल्ली में बेहतर हुई। उमेश सहगल जी लगातार एसडीएम से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बने, हम लोगों के पुराने परिचित हैं, बहुत सारे काम दिल्ली में हुए, वो सब नहीं हो पा रहे हैं। जी इसलिए ये मुझे लग रहा है कि कानून, जैसा आपके सहयोगी शरद जी कह रहे थे, कानून अलग है अपने आप में, और एक परंपरा अलग है। मुझे लग रहा है कि इसका कहीं अभाव है। अगर एलजी से ही शासन दिल्ली का चलाना है तो फिर चुनाव वगैरह बेमानी है, और अगर चुनाव हुआ है और जो चुन के आए हैं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, तो उन्हें भी दिल्ली के लोगों के हित का ख्याल रखते हुए कुछ तो कंप्रोमाइज करके चलना होगा, तभी उनके अधिकार मिलेंगे। जैसे अभी मंत्री कह रहे थे बयान में कि डॉक्टरों की नियुक्ति, और ये सारे डॉक्टरों की नियुक्ति से एलजी का कोई मतलब नहीं है। हम्म हम्म
क्योंकि जो वो ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट है जी स्वास्थ्य। लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि चूंकि ब्यूरोक्रेसी केंद्र सरकार के अधीन है और दिल्ली का अपना कोई कैडर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी आ गया है, इसलिए दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार को अफसरों को के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार देने का तो इस हाल में सवाल ही नहीं है। जी जी आपकी जानकारी में सहगल साहब आपको बताएंगे कि इनके चीफ सेक्रेटरी रहते शीला दीक्षित के ही कहने से सारे ट्रांसफर पोस्टिंग होते थे, जबकि तब भी अधिकार एलजी का था। सही बात है। तो आप कह रहे हैं कानून अपनी जगह है। अगर सरकार जी चले जी 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 आप जी। कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह है, परंपरा अपनी जगह है, जो चुने हुए होते हैं प्रतिनिधि उनकी भी अपनी एक ताकत है और उसको भी उसका सम्मान करना। लेकिन हमने देखा कि लगातार ये टकराव बढ़ा है एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच में, जिसकी वजह से दिल्ली के कामकाज पर असर पड़ता रहा है। धन्यवाद आपका मनोज मिश्रा और उमेश सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास इतना ही वक्त है भी इस चर्चा के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम और लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। और साइबर ठगी के दौर में हर दिन लोगों को ठगने के नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। हाल में हाईबॉक्स नाम की एक ऑनलाइन ऐप ने लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए हैं और अब लोग सदमे में हैं। देखिए प्रेरणा शर्मा की ये रिपोर्ट। लास्ट 1.5 हफ्ते पहले ही ये मतलब न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि ना फेक के पैसे नहीं निकल रहे। मैंने भी ट्राई किया बट नहीं निकल रहे। तब से वो प्रोसेसिंग में अटके पड़े, कुछ नहीं हो रहा उनका। नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले नौजवान ने मोटी कमाई के झांसे में आकर अपनी मेहनत के 5 लाख हाईबॉक्स नाम के एक ऐप की साइबर ठगी में गंवा दिए। ऐसा एक्चुअली क्या ना, मेरे कुछ दोस्त कर रहे थे इस पर, तो उनका पैसा बनने लगा था। तो उन्होंने बताया कि ऐसा करना है। और कुछ पैसा मेरे पास भी पड़ा हुआ था, तो मैंने इन्वेस्ट स्टार्ट किया। लगभग ये मार्च में मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो पैसा पहले बन रहा था, निकल रहा था, तो थोड़ा निकाल रहा था। बट क्या था उसमें चार्ज था, तो बार बार क्या हुआ मतलब ज़्यादा ही डिडक्ट हो जाते थे। तो फिर एक टाइम क्या मैंने बल्क लगा के छोड़ दिया। तो बॉक्स खरीदते थे डेली 4 से 5 और उसके पैसे आ जाते थे रीसेल के। ऐसा होता गया। अभी क्या है ना, लास्ट 1.5 हफ्ते पहले ही ये मतलब न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि ना फेक के पैसे नहीं निकल रहे। तो सबने निकालने ट्राई किया, मेरे कुछ दोस्तों ने भी, मैंने भी ट्राई किया बट नहीं निकल रहे। तब से वो प्रोसेसिंग में अटके पड़े, कुछ नहीं हो रहा उनका। ट्रस्ट आ जाता है एक बार स्टार्टिंग से मिलता है तो जी। और फिर जैसे एलविश यादव है, बाकियों ने इन्होंने उसका ऐड भी किया हुआ था, तो वो भी यही दिखाते थे कि इन्होंने भी कर रखा है। तो लगा कि सही टाइम है। कैसे अपॉर्चुनिटी पहले भी आई थी जिसमें ऐसा हुआ था, लोगों ने कमाया भी था। तो कई बार मिस हो जाता, तो फिर हमने कहा कर लेते हैं। और किसको पता था कुछ हो जाएगा ऐसा। ठगी के शिकार ये अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग और हैं जिन्हें हाईबॉक्स ने अपना शिकार बनाकर करीब 100 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। ठगों ने इस तरह से ज्यादा लोगों को फंसाने के लिए लाखों रुपए देकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, यूट्यूबर एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान सहित कई लोगों से अपना विज्ञापन करवाया। बॉक्स में भी ऐसा लुभावना वादा करता है। ये सॉर्ट ऑफ आप समझ लीजिए गेमिंग टाइप है। लोगों को इस प्रकार से उनको अट्रैक्ट करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट के लालच में लोग पैसा लगाते हैं। और फिर वो अल्टीमेटली, जैसे गेमलिंग में कुछ अल्टीमेटली हारना ही होता है, इसमें भी यही बात लग रही है। कंप्लेंट्स हो रही हैं, शायद एफआईआर भी हुई हैं कहीं ईस्ट दिल्ली में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो इसका पता लगाने के बाद देखेंगे कि कौन कितने आदमी किसने क्या किस प्रकार से चीटिंग या उसमें किया है, और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी आगे देखने को मिलेगा। हाईबॉक्स एक ऐसा ऐप है जिस पर 300 से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाने पर एक बॉक्स मिलता था। बॉक्स खोलने पर उसमें से निकलने वाला सामान इसी प्लेटफॉर्म पर 1% ज्यादा रकम पर खरीद लिया जाता था। अगर किसी शख्स ने 1 लाख का बॉक्स खरीदा तो उसका सामान 1,01,000 रुपए में वापस बिक जाता था। अलग अलग शहरों में इसके ऑफिस थे। नोएडा के सेक्टर 126 में इसके ऑफिस के गार्ड ने बताया कि कंपनी कुछ महीने पहले बंद हो चुकी थी और पूछताछ करने कई लोग आते हैं, लेकिन सभी कर्मचारी ने अपने नंबर बंद कर लिए हैं। हर रोज साइबर ठगी के नए तरीके सामने आ रहे हैं और जो लोग हैं वो भी बिना मेहनत किए कमाने के झांसे में फंसे जा रहे हैं। ऐसे में इन मामलों पर काबू करना बेहद जरूरी हो जाता है। नोएडा से प्रेरणा शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।